नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। सबसे पहले तमाम देशवासियों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं, वो परिचय की कोई मोहताज नहीं है। ऑल इंडिया बाइक टूर के नाम से चर्चित 2020 में इन्होंने बाइक यात्रा शुरू की थी, जो पूरे देश में खाक छाने थे, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग कस्बों में। द अवेयर के संस्थापक। चूंकि देश में समकालीन मुद्दा पंजाब से है, तो इसलिए आज हमारे साथ जो मेहमान जुटे हुए हैं, वो पंजाब के रोहतक शहर से हैं। किसान आंदोलन से निकले हुए एक ऐसे युवा होनहार, द अवेयर की आवाज, जो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो सबसे पहले वजिंदर सिंह सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारे चैनल में। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया। और दूसरी बात, आपके जो भी देखने वाले दर्शक हैं उनको हिंदी दिवस की मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करेंगे कि हमारी जो अगली चर्चा होने वाली है वो सार्थक रहने वाली रहेगी। और लोगों को, क्योंकि हम देखिए कोई मिलावट नहीं करते हैं, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो बात कह रहे हैं वो बगैर किसी दबाव, बगैर किसी लालच, बगैर किसी अन्य चीजों के हम सारी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि हम न्यूज नहीं दिखा रहे, हम जो है जो हो रहा है वाकई में उन सारी चीजों पे हम एक राय रखते हैं, एक बातचीत रखते हैं, वो भी जनता की आवाज। तो इसीलिए जो भी लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, प्लीज बगैर किसी तरीके के पूर्वाग्रह के ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको बात कीजिए जी। सर, मैं चाहता हूं आप अपना माइक थोड़ा सा अप कर लें, आपकी आवाज कम आ रही है। एक बार फिर मैं इस उम्मीद से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं कि इस वैश्विक महामारी में आप एकदम निरोग होंगे, सुरक्षित होंगे, घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, जिसे वैश्विक महामारी कहा जा रहा है, इसको भी एक बार समझने की जरूरत है। क्योंकि बीमारी से पता नहीं लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, परंतु जब लॉकडाउन लग रहा है, संस्थान बंद हो रहे हैं, लोगों की आजीविका पे चोट लग रही है, लोगों के पास इनकम ऑफ सोर्सेस नहीं बच रहे हैं, और तब जो है उनके घरों में क्या हालत होने वाली है, ये सोचने वाली बात है। चलिए, दूसरी इस पे बात भी जो हम कि चर्चा आप करेंगे। इस पे भी जी। हम चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं 2020 में आपने बाइक यात्रा शुरुआत की थी, अलग अलग देश के हिस्सों में गए थे, प्रांतों में गए थे, अलग अलग कस्बों में गए थे, अलग अलग गांव में गए थे। कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हुई ना? किसी ने आपका रास्ता तो नहीं रोका आपका? नहीं, देखिए, जो वो बाइक यात्रा थी, मैंने 26 जुलाई 2020 को मैंने वो शुरू की थी, रोहतक हरियाणा से। और उसके बाद जो है मैं 12 स्टेट, 930 गांव, शहर, कस्बे और 84 जिले मैंने उस दौरान कवर किए। जब भाई से भाई नहीं मिल रहा था, तब मैं 28,000 लोगों से डायरेक्ट जो है मिला। और जिनसे मैं मिला, हर चौथे या पांचवें दिन जो है उनसे मैं कॉल करके उनका हाल चाल पूछ लेता था, ताकि उससे कंफर्म हो जाए कि उनको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, उनको कोई बीमारी तो नहीं मेरी वजह से हुई है। तो इस तरीके से 28,000 लोगों से मिला, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, दो तीन जगह दिक्कतें आई, चाहे वो यूपी में पेट्रोल पंप वालों ने पानी, तेल की जगह पानी डाल दिया था, या फिर एक जगह बाबा के लोग जो है, क्योंकि मैं मीटिंगें करता था जगह जगह जाके, एक जगह बाबा के लोगों ने कहा कि हम जो है इस यहाँ पे बात रखेंगे, वो पता नहीं किस किस तरीके की बातें करने लगे, तो उनसे मेरा दमन हो गया, तो उन्होंने मुझे देख लेने की, मार देने की धमकियां वगैरह दी। उसके अलावा जो है मुझे कोई ज्यादा सी दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि काफी कोऑपरेटिव लोग थे, मेरा हौसला जो है सातवें आसमान पे था। लगातार जो है, चाहे वो जंगल आए, चाहे वो पहाड़ आए, चाहे वो नदियां आई या फिर समुद्र आए, मैं उतने ही हौसले के साथ अपने जो भी मेरे मुद्दे थे उनके साथ मैं आगे बढ़ता रहा। तो सर, ये बताइए, 12 राज्यों में आपका किसी ने रास्ता नहीं रोका, आपको कोई परेशानी हुई, तो सर आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री का रास्ता क्यों रोका? सर चूंकि देखिए, आप देश का हरियाणा पंजाब से हैं और इस इंटरव्यू में देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में हुई चूक पे जिक्र ना हो, तो मैं लगता है ये इंटरव्यू के साथ बेमानी होगा। जरा उन्हें संक्षेप में हमारे साथ जिक्र करिए। सर, आप कह रहे हैं कि आपका रास्ता किसी ने नहीं रोका, तो आपने देश का प्रधानमंत्री का रास्ता क्यों रोका? ये बहुत बचकानी और वाहियात हरकत जो है प्रधानमंत्री की तरफ से और प्रधानमंत्री की पार्टी के लोगों की तरफ से हो रही है। क्योंकि उनके पास एसपीजी है, उनके पास आईबी है, उनके पास रॉ है, उनके पास तमाम तरह के इंटेलिजेंसीज हैं जो वहां पे मौजूद हैं। उसके बावजूद भी वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, और अगर कह रहे हैं कि मैं पहला प्रधानमंत्री बन गया हूं जिसके ऊपर ना पत्थर फेंका गया, ना जिसको गाली दी गई, ना जो है किसी हथियार से हमला किया गया, परंतु फिर भी वो कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं बच के आ गया, तो ये इससे वाहियात चीज नहीं हो सकती। दूसरी बात जो है, जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि वहां जो पास में लोग हैं वो कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जो है जिंदाबाद, और
झंडे जो है वो बीजेपी के हैं, और उसमें जो मेन व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की पार्टी का ही एक छुट बयान नेता जो है, जो हिमाचल से है, वो दिखाई दे रहा है। तो उसमें अन्य किसी ने रास्ता कैसे रोक लिया, जबकि सारे जो है पार्टी के बीजेपी के लोग हैं, प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग हैं। तो और सर ये दूसरी बात, बताइए, एसपीजी एक तरफ, सुरक्षा बल एक तरफ, गृह मंत्रालय एक तरफ, लेकिन आपका जो जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, सिख कम्युनिटी से, तो उसका तो सर मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, तो ये कैसी मानवता की श्रेणी में आता है? आपने सर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वहां किसी ने रास्ता नहीं रोका। और दूसरी बात जो है, मैं एक चीज और यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ कि बठिंडा से लेकर के और फिरोजपुर तक का जो रास्ता है वो 110 किलोमीटर का रास्ता है। 110 किलोमीटर पे पंजाब की, अगर पूरे पंजाब की पुलिस एक एक जगह से हटा करके सभी पुलिस चौकी थानों से निकाल करके उस रोड पे खड़ी कर दी जाती, तो भी जो है सब जगह पे पुलिस नहीं खड़ी हो सकती, एक बात। दूसरी जो बात है कि जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है वो उसकी 4 या 5 लेयर होती हैं, तो वो किसी स्टेट की जिम्मेवारी नहीं होती, वो एसपीजी की और जो है पीएमओ की जिम्मेवारी होती है, ना कि क्या नाम है किसी स्टेट की जिम्मेवारी होती है, एक चीज। उसके बाद जो है एक चीज और देखिएगा कि खराब मौसम बताया गया, इस वजह से जो है वो बठिंडा से फिरोजपुर तक की गाड़ी से जो है यात्रा कर रहे थे, जबकि वो 110 किलोमीटर का सफर है। और दिल्ली से जो है बठिंडा का जो सफर है वो लगभग 500 किलोमीटर का सफर है। तब हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से सफर किया जा सकता है 500 किलोमीटर का सफर, परंतु 110 किलोमीटर का सफर जो है हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से करते हुए असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जैसे जुमले जो देते रहे हैं प्रधानमंत्री जी, चाहे वो 15 लाख की बात थी, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात थी, चाहे जो है नोटबंदी करने से आतंकवाद पे हम रोक लगने की बात थी, या फिर जो है अन्य जो चीजें वो करते रहे, वैसा ही ये भी एक जुमला है जो जनता अब समझने लग गई है। तो ये अब मानने वाले लोग नहीं है, लोग समझेंगे और इसकी करारी चोट जो है, चाहे वो पंजाब चुनाव हो चाहे वो यूपी चुनाव हो, लोग देंगे। चलिए, इन तमाम मुद्दों के साथ तो पंजाब में भी चुनावी बिगुल बज चुके हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो आपके जिले के, आपके जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके आरोप से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा। वो तो सभा में कुर्सी को लेकर के कुछ बात कह रहे थे, उस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं कि कुर्सियां खाली रही थी, लोग नहीं जुट पाए थे? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये ड्रामा इसीलिए रचा गया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ड्रामा रचने में माहिर हैं। आपको पता होगा कि आपका जब बिहार का चुनाव था तब जो है एक ड्रामा रचा गया कि वहां पे ग्राउंड के अंदर हमला हुआ, एक के बाद एक 6 बम जो है फटते हैं, जिसमें कोई हताहत नहीं होता है, परंतु तब भी जो है प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि मुझे मारने की साजिश थी। अब पंजाब का चुनाव है, पंजाब में वो हार रहे हैं क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने जो है बैरिकेड लगाए, 10-10 फुट सड़क के ऊपर गड्ढे खोदे गए, बड़े बड़े टैंकर लगा करके रास्ते रोके गए, पानी की बौछारें, गंदे पानी की बौछारें उन पे किसानों पे मारी गई थी। सड़कों पे पूरी दुनिया ने देखा कील लगा दी गई, पहली बार हुआ दुनिया के अंदर कभी रास्ते पे जो है कीलें लगा दी गई। वो करने वाले प्रधानमंत्री जब वो अब पंजाब में हार रहे हैं, यूपी में जब हार रहे हैं, तब वो एक बार फिर से वो बिहार में जो उन्होंने ड्रामा रचा था कि मेरे ऊपर हमला हुआ, मुझे मारने की साजिश रची जा रही है, वैसा ही उन्होंने एक बार फिर ड्रामा रचा है। और इसको अब दुनिया समझ चुकी है, जान चुकी है। बिहार में उनको औकात दिखाई थी, वो अलग बात है कि नीतीश कुमार ने गद्दारी की और उनकी सत्ता एक बार फिर से बन गई, परंतु अब पंजाब और यूपी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वहां पे 700 कुर्सियां, हमारे 750 से ज्यादा किसान जो है वो शहीद हो गए थे। यहाँ तो 750 के अगर वो लोग आ गए उसकी रैली को देखने के लिए प्रधानमंत्री की, वो भी मैं बड़ी बात मान रहा हूँ, क्योंकि साजिशों पे इन्होंने राजनीति की है, साजिशों पे जो है इन्होंने ड्रामे किए हैं, लोगों को मारने का काम इन्होंने किया है। तो असल जो है बात वही है कि 70,000 का इंतजाम किया, आए 700, उससे बौखला करके ये सारा ड्रामा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी और पंजाब में हार रहे हैं, इसलिए ड्रामा रचा जा रहा है। चलिए, मैं चाहता हूं, मैं तो, मेरा और मेरे चैनल का कोई पॉलिटिकल पार्टी पे कटाक्ष करना उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप किसान परिवार से आते हैं, किसान आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। किसान वो होता है जो मौसम देख के बता देता है कि बारिश होगी नहीं होगी। तो आप हमें ये बताइए कि किसान जब ऐसे दौर में अपनी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो उसे आप उसे स्टेट के अंदर कहां रखते हैं? उस पॉलिटिकल पार्टी को, एक व्यक्तिगत पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है, उसके पास एक सबसे बड़ा चुनाव यही है कि वो किसान आंदोलन में मारे गए हैं। और कोई विकास का मुद्दा है आपके पास? देखिए, हम किसानों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या श्रोमणी अकाली दल हो, या फिर नीतीश बाबू हो, या फिर ममता हो, हमारे लिए सब बराबर है।
क्योंकि हमारे लिए, किसानों के लिए जब बात आती है बोलने की, तब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोलती, ये सब हम में नंगे हैं या फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक बात। दूसरी बात जो है, क्योंकि किसानों को अभी ताजा ताजा जख्म इन्होंने दिया है। अगर हमारे यहाँ किसानों की 750 जाने गई, 1 साल 13 दिन तक जो है उनको सड़कों के ऊपर ठंड में, बरसात में, गर्मी में जो है पड़े रहना पड़ा अपने घरों को छोड़ करके। तो अब जा करके उन्होंने उनकी मांगे मानी है, वो भी आसानी से नहीं मांगी है। मैंने बताया कि ये सारी झेलने के बाद उन पे जो है आतंकवादी कहने के अलावा, उनको जो है खालिस्तानी कहने के अलावा, उनको जो है फंडिंग, विदेशी फंडिंग पाने वाले कहने के अलावा पता नहीं क्या क्या इन्होंने नहीं कहा। हर चीज तो उनके ऊपर कही इन्होंने। उसके अलावा जो है जब ये सारी चीजें वो कर रहे थे, तब इनको समझ नहीं आ रही थी क्या कि हम किसानों को कैसे जो है ट्रीट कर रहे हैं। वो किसान जो पूरी दुनिया का जो है पेट पालने का काम करता है, पेट भरने का काम करता है, उनके साथ ऐसी गद्दारी क्यों करते हैं ये लोग। तो तब, अब पहले किसान जो है भोला था, क्योंकि देखिए आप जानते होंगे शायद जो है चौधरी छोटू राम, जिनकी कल वो शहादत दिवस भी था उनकी, तो उन्होंने कहा था, ए भोले किसान, दो बात ले मेरी मान, एक ले बोलना सीख और दूसरा ले दुश्मन को पहचान। आज मॉडर्न टाइम पे किसान जो है वो भोला नहीं रहा, वो बोलने लग गया है और उसने दुश्मन भी पहचान लिया है। इसीलिए जिस मोदी को कहा जा रहा था कि ये जो है 56 इंची है, ये किसी से झुकता नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, उस मोदी को, उस तानाशाह को जो है इन किसानों ने झुकाने का काम किया। जो एनआरसी पे पीछे नहीं हट रहे थे, जो क्या नाम है कश्मीर वाले मसले पे पीछे नहीं हट रहे थे, जो है किसी और मुद्दों पे पीछे नहीं हट रहे थे, वो किसानों ने जब 3 कृषि कानून आए, 3 काले कृषि कानून आए, उन पे जो है वापस हटाने का काम किया। और आप आगे आगे देखिएगा इस प्रधानमंत्री को अन्य मुद्दों पर भी इसी तरीके से पीछे हटना पड़ेगा। सर, आपने सारे रीजनल पार्टी का नाम लिया, आपने नेशनल पार्टी का नाम लिया, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत सवाल आपसे है कि आपने अमीन का नाम जिक्र नहीं किया। वो इसलिए ताकि आपके जो राकेश टिकैत हैं वो उससे गठबंधन करने से गुरेज है, इसलिए आपने उनका नाम नहीं लिया हमारे इंटरव्यू में। देखिए, रीजनल पार्टी जो जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी हाल ही में वैलिड की है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जिस अमीन को पिछले दशक में वैलिड कर दी गई थी, उनका आपने जिक्र नहीं किया। सर देखिए, हमारे हरियाणा, पंजाब और इससे लगता जो हरियाणा से लगता यूपी जो है, वहां पे जिन पार्टी का नाम ले रहे हैं उनको शायद कोई बच्चा भी नहीं जानता है। एक बार नाम आप लगा दीजिए ना, क्या नाम है उनका? जी, तो मैं जो है यही कह रहा हूं कि हम, चाहे वो ओवैसी हो या कोई और लोग हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि अगर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी है, बट जिस इलाके में हम जिनको जानते हैं मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम किसी के बहकावे में आए, चाहे वो राजनीतिक पार्टी कम्युनल हो, चाहे वो जो है अपने आप को ऐसा सांप्रदायिक बताने वाली हो, या फिर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर वो आम जन की बात करेंगी, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, महंगाई पे, गुंडागर्दी पे, इन पे बात करेंगी, तो निश्चित तौर पे जो है हम सही चीजें करेंगे। सवाल आपसे ये है कि राजनीति में आने के बाद एक ही मुद्दों से चुनाव नहीं लड़ा जाता, आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ का प्रयोग करना पड़ता है, जो आपके विपक्षी पार्टी करके सत्ता में आ जा रहे हैं पिछले कुछ समय से। आपने सिर्फ विपक्षी पार्टी का कटाक्ष किया, आपने लिबरल पार्टी का उजागर किया, आपने अपने मुद्दों को रखा, लेकिन हमें कोई एक सार्थक मुद्दा दिख नहीं रहा है कि वो समाज के लिए को प्रेरित करे, समाज को जागरूक करे। आपको शिक्षा को लेकर के कोई मोटो अभी तक आपने बताया नहीं है, दुर्भाग्य से। शिक्षा कितना लचर है इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करने जाऊंगा। आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों से उनको लेकर के आप लोग का जरूरी है कि अगर किसान है तो वो सिर्फ किसान पेट भरने के ही काम आए, शिक्षा को लेकर के कोई इशू है आपके पास? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, नेक बनो, एक बनो। तो किसान जो है ना केवल जो है छोटू राम को मान रहा है, वो अम्बेडकर को भी मान रहा है। तो इसीलिए वो चाहता है कि मेरे बच्चे जो है वो पढ़ लिख करके बेटर बने। वो पहले कहता था कि मेरा बच्चा जो है किसानी करे, खेती करे, क्योंकि सबसे उत्तम मानी गई थी खेती। उसके बाद जो है व्यापार, उसके बाद नौकरी मानी गई थी। आज वही किसान जो है खेती बर्बाद होने के बाद नौकरी की तरफ पलायन कर रहा है, क्योंकि अब खेती में उसको बचत नहीं है और व्यापार जो है करने का उसके पास पैसा नहीं है, तो नौकरी के लिए वो धक्के खा रहा है। मिलेगी नौकरी कहाँ से? शिक्षा से। परंतु शिक्षा कहाँ? शिक्षा जो है उसके लिए मोटा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। दूसरा जो है दिक्कत ये है कि आज बात बात पे इंस्टीट्यूट बंद किए जा रहे हैं,
कभी जो है सर्दी के नाम पे, कभी बीमारी के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे, यानी कि शिक्षा को बंद किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो इसलिए शिक्षा पे हमला है। अच्छा सर, आप ऐसे जगह में हैं जहां अब अभी तो हाल ही में पाबंदी लगा दी गई है रैलियों पे। उससे पहले रैलियां हुआ करती थी। दिन में बचाओ, रात में चुनाव, ऐसा जिक्र हुआ जाता था। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तुम्हारे लिए कोरोना, हमारे लिए बचो ना, ये कहां तक सार्थक है? नाइट कर्फ्यू को आप किस नजरिए से देखते हैं? रात को कर्फ्यू इसलिए लगाती हैं ये पार्टियां, ये पार्टी कि क्योंकि ये चोर हैं, ये डकैत हैं। जब लोग बाहर निकलेंगे रात को तो इनको चोरी करने का, डकैती करने का, गुंडागर्दी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए 11 से 5 का जो लॉकडाउन है वो इसी वजह से है कि वो आराम से जो उन्होंने उल्टे काम करने हैं, गंदे काम करने हैं, वो आराम से कर पाए। वरना आमजन कहाँ निकलता रात को, क्योंकि वो पूरा दिन थका हारा, चाहे वो खेत में से, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करके आराम से सो रहा होता है, उसको थकान उतारनी होती है। अगले दिन फिर जो है गधे की तरह से अपने खेत में या फिर जो है भट्ठे पे या फिर कहीं और जाकर के मजदूरी करनी, तो कहाँ फुर्सत है रात को धक्के खाने की। परंतु इन लोगों को उसके बावजूद भी ये डर रहता है कहीं कोई लोग इंसान आ ना जाए बाहर और इनके किए किराए पे पानी फिर जाए। तो इसलिए इस तरीके की ये हरकतें, इस तरीके के ओछे कदम जो ये उठाते हैं। वरना इससे ज्यादा इस 11 बजे से 5 बजे तक के लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। चलिए, अब वैक्सीन पे आ जाते हैं। वैश्विक षड्यंत्र है या ये वाकई में उपचार है, कोरोना वैक्सीन? देखिए, ये वैश्विक जो है षड्यंत्र है, जिसमें बिल गेट्स और जो है बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। क्योंकि आज जब वैक्सीनेशन की बात हो रही है, आज जब कोरोना की बात हो रही, महामारी की बात हो रही है, परंतु 2010 में बिल गेट्स कैसे कहता है कि अगर पॉपुलेशन को कम करना है तो वैक्सीनेशन लेना होगा। 2016 के एक सेमिनार में क्यों जो है वैक्सीनेशन पे वो जोर दे रहा होता है। तो मैं कह रहा हूं कि दोस्तों, हमें इस जो है पनीर टिक्का से बचना होगा। हमें इस झूठे रोने, मैं ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों, इस झूठे रोने से बचाव करना होगा। अभी जो कॉल मेरे पास आई थी, उस कॉल का तात्पर्य यही था, इसलिए मैंने कहा कि इमरजेंसी है। कि एक पत्रकार साथी ने मुझे फोन करके कहा है कि कल जो है किसी बच्ची ने, क्योंकि अब बच्चों को भी पनीर टिक्का खाने पे मजबूर किया जा रहा है, तो कल उस बच्ची ने पनीर टिक्का खाया और आज जो है वो पैरों से, उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। आज जो है उसको अचानक से इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। तो देखिएगा कि हम कहते आए हैं कि कोई भी पनीर टिक्का हर इंसान के लिए नहीं बना हुआ, क्योंकि कोई डायबिटिक है, कोई जो है किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी का जो है ब्लड ग्रुप कुछ और है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर आप कैसे एक दवाई किसी दूसरे हर इंसान को नहीं दी जा सकती। जो है फिर तो मेडिकल डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो मेडिकल स्टोर पे जाइए, आप जाके कहिए मुझे फलानी बीमारी है, वो मेडिकल स्टोर वाला आपको उठा के देगा और आप खा लेंगे। इसका मतलब तो डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि हर बीमारी के लिए एक ही दवाई है। इसी तरीके से ये जो पनीर टिक्का खिलाया जा रहा है, जो क्या नाम है मुंह पे ये कच्छा लगाने की बात की जा रही है, इनकी मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। आज इसीलिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूं, अगर ये जो रोना है, ये झूठ मूठ का जो रोना जो फैलाया जा रहा है, इससे ज्यादा लोग जो है आज डिप्रेशन से मर रहे हैं। डिप्रेशन किस चीज का? क्योंकि जब बात बात पे लॉकडाउन लगा दे रहे हैं, उसमें जब लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, जब दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जब दिहाड़ी मजदूरी करने जा रहा है उसको नहीं मिल रही है, या फिर लॉकडाउन की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो जब रोजगार छिन गया तब जो है डिप्रेशन में मर रहा है इंसान। क्योंकि वो ईएमआई नहीं दे पा रहा कार की, वो ईएमआई नहीं दे पा रहा घर की, वो हाउस रेंट नहीं दे पा रहा, वो जो है दूध का बिल नहीं दे पा रहा, वो जो है घर में सब्जी नहीं ला पा रहा, क्योंकि पैसे नहीं है। तो वो डिप्रेशन में जो है मर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं लोग। यानी कि जो झूठा रोना है, उससे ज्यादा लोग जो है वो अन्य वजह से मर रहे हैं, उनको बचाने की जरूरत है। चलिए, हम ऑनलाइन है तो एक सवाल हमारे पास आया है, और ये मैं चाहता हूँ ये इंटरव्यू का आखिरी सवाल हो, क्योंकि आपको भी जाना है। ये बताइए, अगर किसान पहली बार चुनाव हार जाते हैं तो उनका क्या अगला पड़ाव क्या रहने वाला है? देखिए भाई, किसान तो चुनाव लड़ ही नहीं रही। किसान अगर चुनाव लड़ती है और अगर हार भी जाती है तो क्या वो इस स्तब्ध से बनी रहेगी कि चुनाव ही लड़ना है देश में अगर जीना है तो? चुनाव के सहारे जीने का हुनर किसान को अब आ गया है या अभी उसे कुछ और सीखना बाकी है आपके? देखिए, अभी किसानों को बहुत सीखना बाकी है।
अभी भी जो है किसान जितना उनको समझना चाहिए कि वो जाति से ऊपर उठे, वो धर्म से ऊपर उठे, वो क्षेत्रवाद से ऊपर उठे, वो बड़े पैमाने पे भी नहीं उठे। कुछ लोगों तो को समझ में आ गया, बड़े पैमाने पे भी समझने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात जो है, भगत सिंह, चंद्रशेखर या फिर अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग जो है लंबे समय तक लड़ते रहे, तब जाके देश को आजादी मिली। पहला जो प्रयास है 1857 में किया और आजादी 1947 में मिली। तो चुनाव की जहां तक आप बात कर रहे हैं किसानों के जीतने की, तो उन्हें प्रयास लगातार करने होंगे। और मैं अकेले किसान की बात नहीं कर रहा, मैं कमेरे वर्ग की बात कर रहा हूँ, मैं जो है मजदूर तबके की बात कर रहा हूँ, मैं हर जो है मेहनत कश की बात कर रहा हूँ। उन तब सभी को जो है अपने दुश्मन को पहचानना होगा। जो ये साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो ये बड़े पूंजीपति हैं, इनकी साजिशों को नाकाम करना होगा और अपने प्रतिनिधि जो है संसद विधानसभा में भेजने होंगे, तभी जाकर के उनके हितों की पॉलिसीज बनेंगी। वरना प्राइवेटाइजेशन जो है इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। बात बात पे आपके ऊपर जो है ये लॉकडाउन और सारी चीजें ठोकती रहेंगी सरकारें। बात बात पे जो है आपके सरकारी स्कूल इंस्टीट्यूट जो है वो बंद करते रहेंगे। आपके जो है अन्य तरीके के हमले जो है वो होते रहेंगे। महिलाएं, बेटियां जो है इस समाज में सुरक्षित नहीं रहेंगी। वो सारी चीजें तभी बदलेंगी जब ये तमाम जो तबके हैं, चाहे किसान है, चाहे कमीरा है, चाहे वो मेहनत कश है, वो अपने दुश्मन को पहचान करके अपने तरीके की पॉलिसीज बनाना शुरू कर देगा और अपने प्रतिनिधि संसद विधानसभा में भेजना शुरू कर देगा। तो गजेंद्र सिंह आज भी मानते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी किसानों के अंदर भी जातिवाद है, धर्म को लेकर के विशेष है। देश के जो हमारा देश है ना दोस्त, वो बहुत असल में जो है ना सदियों तक गुलाम रहा है। जातियों का नहीं, धर्मों का नहीं, किसी शासकों का नहीं, मानसिक तौर पे गुलाम रहा है। क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मणवाद, यहाँ पे जो है मौलवीवाद, यहाँ पे गुरुवाद, यहाँ पे फलानावाद, पता नहीं किस तरीके की उनको जकड़ के रखा है दिमागों को। वो जैसे ही कुछ नया सोचने लगते हैं, उनको कहा जाता है कि तुमने अलग सोचा और तुम जो है मरे। उन्हें हमेशा जो है अवतारवाद में उलझा के रखा जाता है। कोई ऊपर से आएगा, कोई भगवान आएगा, कोई पैगंबर आएगा, कोई वाहेगुरु आएगा, वो तुम्हें बचाएगा, वो एक तीर चलाएगा, तुम्हारी सारी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए यहाँ के लोग जो है बड़ा कुछ जो है क्रांति कर नहीं पाते। आपने देखा वो दुनिया में जगह जगह पे बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो बोल्शेविक की हुई है, चाहे क्या नाम है वो चाय की कॉफी हुई है, मतलब बहुत सारी जो है क्रांतियां हुई हैं। परंतु इंडिया के अंदर उतनी बड़ी क्रांतियां नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मानसिक जो जकड़न है उससे बाहर निकलने में अभी समय लगेगा। तो जातीय जो जकड़न है, वो धार्मिक जो जकड़न है, वो अभी छुटनी बाकी है। परंतु उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारा ये देश जो है बहुत सुंदर गुलदस्ता है, जिसमें भांत भांत के धर्म है, भांत भांत के जो है जातियां हैं, भांत भांत की जो है बोलियां हैं, भांत भांत के जो है पहनावे हैं, भांत भांत की सोच है, उसके बावजूद भी ये लोग जो है इकट्ठा डटे हुए हैं। सुंदर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बगिया अगर उसमें एक ही रंग के गुलाब के फूल होंगे या एक ही रंग के गेंदे के फूल होंगे तो वो सुंदर नहीं दिखाई देगी। वहां गेंदा भी होगा, वहां गुलाब भी होगा, वहां पे जो है और तरह के फूल भी होंगे, उनके सबके अलग अलग रंग होंगे, तो बहुत प्यारा लगेगा वो गुलदस्ता। तो ये देश जो है बहुत प्यारा गुलदस्ता है इसको। परंतु ये जो सांप्रदायिक पार्टियां, खासतौर पे बीजेपी जैसी पार्टियां, वो जो है एक रंग का बनाने पे तुली हुई हैं। उससे हमें सचेत रहना होगा, इस साजिश को नाकाम करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। ये थे हरियाणा के रोहतक शहर से वजिंदर सिंह, किसान आंदोलन में वर्चस्व रखने वाले वजिंदर सिंह, जिनके बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं द अवेयर की आवाज को देश के अलग अलग प्रांतों में, देश के अलग अलग कस्बों में, देश के छोटे छोटे राज्य के छोटे छोटे गाँव में उगाने वाले वजिंदर सिंह ऑल इंडिया बाइक टूर के नाम से चर्चित हैं। अलग अलग लोगों ने इसके इंटरव्यू किए, अलग अलग मुद्दों पर इंटरव्यू किए, लेकिन इन्होंने अपने सार्थक बयान से ही सारे मुद्दों को रखा। उन्होंने आज भी इसी मुद्दे को रखा जो आज से 2 साल पहले मुद्दों में थे, यानी ये वैश्विक महामारी नहीं, ये एक वैश्विक षड्यंत्र है। कोरोना काल एक ऐसे दुर्भाग्य काल है जिसमें लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, बेटियों के साथ वर्चस्व का बर्बरता की जा रही है, पुलिस द्वारा बर्बरता की जा रही है, और सरकार की जो सुरक्षा में चूक हुई है वो भी कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, ऐसा हमारे सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, आपने समय दिया। आपकी पूरी टीम को, आपके देखने वालों को सभी को एक बार फिर से नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। प्यार प्यार प्रेम बनाए रखिए, एक दूसरे से इसी तरीके से जुड़े रहिए। एकता में ही बल है, एक बनिए, नेक बनिए। इतनी सी बात कहते हुए अलविदा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।